प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का धातु निष्कर्षण। ये धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती है। किसमें नहीं मिलती हैं? स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती। इन धातुओं को देखो प्राप्त कैसे करते हैं। इनके जो लवण होते हैं उनका विद्युत अपघटनी अपचयन करवाते हैं, यानी धातु का अपचयन होता है। विद्युत अपघटन तो होता है जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इलेक्ट्रोड लगाकर, कैथोड और एनोड, फिर उसमें धातु अपचयित होती है, उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी अपचयन। इन धातुओं को इनके लवणों के विद्युत अपघटनी अपचयन से प्राप्त करते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी धातुएं आती है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और यहाँ एल्यूमिनियम। इन धातुओं को तो इनके क्लोराइडों से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? इनके क्लोराइडों का हम विद्युत अपघटन कर देते हैं। वैसे इसको भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ये स्पष्ट रूप से किसमें होगा? इनके क्लोराइडों से ही पृथक की जाएगी। और जो ये आगे वाली है ये ऑक्साइड से की जाती है, ऑक्साइड से, क्योंकि इसका जो साल्ट होता है वो ज्यादातर ऑक्साइड के रूप में मिलता है, और इसके ऑक्साइड जो इसके जो लवण होते हैं वो किसके रूप में मिलते हैं? क्लोराइड के। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं या साल्ट होते हैं वो क्लोराइड के रूप में, और एल्युमिनियम के जो ज्यादा साल्ट होते हैं वो किसके रूप में? ऑक्साइड के। तो इसको एल्युमिनियम के ऑक्साइड के विद्युत अपघटन के या विद्युत अपघटनी अपचयन से प्राप्त करते हैं। और जो अपना पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है उनके क्लोराइडों का जब विद्युत अपघटनी अपचयन करते हैं तो ये धातुएं प्राप्त होती है। इसमें देखो होता क्या, इसमें एक तो कैथोड होता है और एक एनोड होता है। यदि हम क्लोराइड लवणों का करें, किसका करें? क्लोराइड लवणों का करें, जो धातु होती है वो तो कैथोड पर, धातु कहां जाएगी? कैथोड पर। और जो पीछे क्या बच गया? क्लोराइड लवण, यानी क्लोरीन बच गई। तो जो क्लोरीन गैस है वो कहां जाएगी? एनोड पर मुक्त। यदि यहां हमने ऑक्साइड ले लिया, ऑक्साइड किसका लिया जाता है? ज्यादातर एल्युमिनियम का। तो धातु तो कैथोड पर होगी, वो प्रोसीजर तो ये रहेगा, किंतु एनोड पर Cl2 की जगह कौन सी गैस मुक्त होगी? ऑक्सीजन गैस। देखो इन धातुओं को इनके लवणों के विद्युत अपघटनी अपचयन से प्राप्त किया जाता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम धातुओं को इनके क्लोराइडों के लवणों के विद्युत अपघटनी अपचयन से प्राप्त करते हैं। और जो एल्युमिनियम होता है इसको किससे प्राप्त करते हैं? इसके ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से। देखो NaCl को उदाहरण लेके कर लेता हूं। ये टूटेगा Na+ और Cl-। जो कैथोड होगा उस पर क्या होगा? Na होगा। पहले एनोड की कर लेता हूं कि जो एनोड है, एनोड पर क्या होगा? जो Cl है माइनस है, देखो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और दूसरा त्याग करेगा। वही प्रोसीजर इसमें चलेगा। इसको एक बार तोड़ने के बजाय मैं सीधा एक कैथोड और एनोड वाला सिस्टम ले लेता हूं। जैसे ये सिस्टम है अपना, ये कैथोड है, कैथोड पर Na+ से तोड़ तो दिया, Na+ और Cl-। तो Na+ है, Na+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किसमें बदल जाएगा? Na। और यहाँ ये Cl है, Cl- है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा और Cl2 में बदल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर और 2 Cl, यहाँ भी 2 ले लो। यानी जो धातु होगी वो कैथोड पर, और क्लोरीन गैस कहां मुक्त होगी? एनोड। एक से यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं और यहां इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्याग। यानी पहली अभिक्रिया एनोड की करवानी है और बाद में कैथोड की करवानी। किंतु जनरली Na और Cl लिख देते हैं, कोई ज्यादा गलत वाली बात नहीं होती। यानी कैथोड पर तो धातु और एनोड पर Cl2। उसी तरह से यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता तो यहाँ पर क्या? एल्युमिनियम आ जाता और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस आ जाती। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रक्रम था इसका विद्युत अपघटनी प्रक्रम। अब देखो एक विधि लेते हैं। इस विधि से क्वेश्चन पूछता है विद्युत अपघटनी विधि या धातु शुद्धिकरण की विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि, जो ये विद्युत अपघटनी विधि है ये क्या कहते हैं? वही प्रोसीजर सेम का सेम। विद्युत अपघटनी विधि या धातु परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें क्या होगा कि एक तो छड़ यहां पर लगा दी और एक छड़ यहां, दो छड़ लगा दी।
ये तो क्या हुआ, कैथोड, और यहां पर क्या हुआ, शुद्ध धातु की पतली छड़, ये पतली होगी, शुद्ध धातु की पतली छड़ किसके रूप में, कैथोड के रूप में, तथा अशुद्ध धातु की जो मोटी छड़ होती है वो एनोड के रूप में होती है। ये मोटी छड़ होती है, इसमें जो धातु ली जाती है वो शुद्ध धातु की छड़ होती है, शुद्ध धातु की छड़, और ये होती है वो अशुद्ध धातु की छड़ होती है, अशुद्ध धातु की छड़। क्या करते हैं, देखो विद्युत अपघटनी विधि में क्या होता है कि एक पात्र लिया जाता है जिसमें शुद्ध धातु की पतली छड़ कैथोड के रूप में तथा अशुद्ध धातु की जो मोटी छड़ होती है वो किसके रूप में लेते हैं, वो हम लेते हैं एनोड के रूप में। अब देखो इसके अंदर हमें साल्ट भी चाहिए क्योंकि कैथोड और एनोड पर खुल जाएगा, तो हम साल्ट कौन सा काम में लेते हैं, जिस धातु का हमें निष्कर्षण करना है। यदि सोडियम का निष्कर्षण करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सोडियम का निष्कर्षण करना है तो हमें सोडियम धातु का लवण लेना पड़ेगा, पोटेशियम का करना तो पोटेशियम धातु का, कॉपर का करना तो कॉपर का, जिस धातु का में, ये सभी धातु का कर सकते हैं जनरली। इसमें क्या होता है कि धातु लवण, अब मैं यहां पर इतना ही शब्द लिखूंगा, धातु लवण को विद्युत अपघटय के रूप में, विद्युत प्रवाहित करने के लिए हमें क्या चाहिए, विद्युत अपघटय। तो देखो विद्युत अपघटनी विधि में क्या होता है, शुद्ध धातु की पतली छड़ कैथोड के रूप में, अशुद्ध धातु की मोटी छड़ एनोड के रूप में, तथा विद्युत अपघटय के रूप में क्या लिया जाता है, धातु लवण लिया जाता है विद्युत अपघटय के रूप में। किसके रूप में, विद्युत अपघटय के रूप में, जो इसके अंदर विलयन, ये जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ देंगे हम यहां पर। देखो प्रोसीजर क्या रहेगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो शुद्ध धातु कहां जाएगी, एनोड पर जमा हो, सॉरी कैथोड पर जमा होती जाएगी, यहां पर शुद्ध धातु जमा होती जाएगी, और जो अशुद्धियां हैं, क्योंकि धातु अशुद्ध है तो उसको शुद्ध कैसे करेंगे, अशुद्धियों को हटा देंगे, तो शुद्ध धातु कहां जमा होती जाएगी, शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होती जाएगी यहां पर, और जो अशुद्धियां एनोड पर जमा होती जाएगी, जिसे एनोड से फिर भी मोटी, पहले मोटी ली है और मोटी बनती जाएगी, इनको हम एनोड पंख कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एनोड पंख किसे कहते हैं, क्या एनोड पंख किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जब विद्युत अपघटनी, किसी धातु लवण का विद्युत अपघटन कराया जाता है, ये मानो कि विद्युत अपघटनी में शुद्ध धातु तो कैथोड पर जमा हो जाती है और जो अशुद्धियां एनोड पर जमा होती हैं उन्हें हम एनोड पंख पर क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आता है विद्युत अपघटनी विधि का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये चित्र आपको कॉपर का स्पेशल उदाहरण देकर के डायग्राम बनाया हुआ नोट्स के अंदर, ठीक है ना, पीडीएफ भेज रखी है नोट्स। तो क्या दे रखा वहां पर डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है विद्युत अपघटनी विधि का नामांकित चित्र है, इसमें स्पेशल धातु दे देगा कोई कॉपर के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र। तो यहां कंफ्यूज मत होना, बस यहाँ शुद्ध धातु की जगह शुद्ध कॉपर हो जाएगा, यानी धातु जो भी अपने को पूछे वो शुद्ध धातु की पतली छड़ कैथोड के रूप में, अशुद्ध धातु की मोटी छड़ एनोड के रूप में ली जाती है, विद्युत अपघटय के रूप में धातु लवण लिया जाता है, जिसका क्या करना पड़ता है, जिसका शुद्धिकरण हम कर रहे हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाएगी और अशुद्धियां एनोड पर जमा हो जाती हैं, जिन्हें हम एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड पंख, हुआ ना, सबसे इंपॉर्टेंट है इस सर्कल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, निष्ठापन भी है, वर्जन है, थर्मिक अभिक्रिया है, और यहाँ कौन सा है, देखो धातु निष्कर्षण में 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, 3 तो वो निष्ठापन, वर्जन और थर्मिक अभिक्रिया, 2 क्वेश्चन मानो, और तीसरा ये विद्युत अपघटनी परिष्करण है, ठीक है ना। अब देखो हम सक्साण पढ़ेंगे, सक्साण के बारे में एक के लेसन में भी पढ़ चुके थे। देखो सक्साण की परिभाषा हम एक के लेसन में पढ़े थे, क्या पढ़ा था कि कोई भी धातु है, धातु वातावरण में उपस्थित नमी या जलवाष्प से क्रिया कर, कि कोई भी धातु है वो नमी या जलवाष्प, एक ही बात है, नमी या जलवाष्प या वायु से क्रिया कर वो अपघटित हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सक्साण। कि धातु का वातावरण में उपस्थित नमी या जल वाष्प से क्रिया कर अपघटित हो जाना सक्सारण कहलाता है। जैसे लोहे पे जंग लग रहा है,
लोहा वातावरण में उपस्थित नमी से क्रिया करता है और उस पर क्या लग जाता है, जल। जिसे लोहा धीरे धीरे क्या होने लगता है, अपघटित होने लगता है। तो क्या कहेंगे हम कि धातु का वातावरण में उपस्थित नमी या जल वाष्प से क्रिया कर अपघटित हो जाना क्षारण कहलाता है। देखो इसमें पूछता क्या कि जब हम लोहे को वायु में खुला रखते हैं, जब लोहे को वायु में खुला रखते हैं तो ये जल वाष्प से क्रिया करके जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। इस कारण ये भूरे रंग का पड़ जाता है। किस पड़ जाता है, भूरे रंग। और ये सूत्र किसका होता है, जंग का होता है कि जब लोहे को वायु में खुला रखते हैं तो ये नमी या जल वाष्प से क्रिया कर क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनाता है। दूसरे शब्दों में कहें, ऐसे पूछ रहे क्वेश्चन कि जब लोहे को वायु में खुला रखा जाता है तो ये भूरे रंग का हो जाता है। क्यों, तो हम क्या कहेंगे कि जब लोहे को वायु में खुला रखते हैं तो ये भूरे रंग का पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये जल वाष्प या नमी से क्रिया कर भूरे रंग का जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनता है। उसी तरह से कॉपर पर क्वेश्चन कर लेता है, कॉपर तांबे पर, कि तांबे को जब हम वायु में खुला रखते हैं तो ये हरे रंग का पड़ जाता है। कैसे, देखो ये तांबा है, ये वातावरण में उपस्थित नमी से, वायु से और CO2 से क्रिया करेगा तो देखो ये दो यौगिकों का मिश्रण बनाएगा। एक तो बनाएगा कॉपर कार्बोनेट और दूसरा बनाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये दोनों को मिलाकर के मेलेकाइट हरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलेकाइट हरा। ये दोनों का जो मिश्रण होता है वो हरे रंग का होता है। बाकी तो सारे सूत्र कि जब कॉपर को वायु में खुला रखते हैं, क्या होता है कि जब कॉपर को हम वायु में खुला रख रहे हैं तो क्या होता है कि वातावरण में उपस्थित, देखो ये चीज तो है वातावरण में पहले से थी, तो ये वातावरण में उपस्थित CO2 से क्रिया करके हरे रंग का पदार्थ बनाता है। और ये हरे रंग का पदार्थ क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है। अब देखो चांदी के बारे में पूछता है कि जब चांदी को हम वायु में खुला रखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछता है कि जब हम चांदी को वायु में खुला रखते हैं तो ये काले रंग की पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है, काले रंग। इसका क्या, देखो चांदी है वो वातावरण में उपस्थित सल्फर से क्रिया करेगी। किससे क्रिया करेगी, सल्फर से, और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर सल्फाइड बनाएगी, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाएगी, सिल्वर सल्फर। देखो चांदी को जब वायु में खुला रखते हैं तो ये काले रंग की पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि ये वातावरण में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। ये क्या है, सिल्वर सल्फाइड, काले रंग का होता है। कैसा होता है, काले रंग का। देखो वापिस तीनों इंपॉर्टेंट है कि जब लोहे को वायु में खुला रखा जाता है तो ये भूरे रंग का पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये वातावरण में उपस्थित जल वाष्प या नमी से क्रिया करके जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनाता है। जब कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो ये हरे रंग का पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये वातावरण में उपस्थित नमी, जल वाष्प तथा CO2 से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट तथा कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाता है। जब चांदी को वायु में खुला रखते हैं तो ये काले रंग की पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि ये वातावरण में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके क्या बनाती है, काले रंग का सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। ठीक है। अब इसको रोके कैसे, रोकथाम देखो, ज्यादातर ये लोहे पर लगता है तो लोहे की रोकथाम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो वस्तुएं होती है अपने वो लोहे की होती है, बाहर रखने के लिए। ठीक है। तो देखो एक विधि देखो क्या होती है, अवरोधक विधि। अवरोधक विधि, देखो अवरोधक विधि का अर्थ क्या हुआ कि रोकने वाली विधि। रोकेगी कैसे, देखो कि कोई भी धातु है उसकी सतह पर हम पेंट कर दें या ग्रीस कर दें या कोई और रंग की परत चढ़ा, उसके ऊपर कलर कर दें, देसी भाषा में ये बोल दो, तो उसके ऊपर पानी नहीं ठहरेगा। जैसे लोहे के ऊपर हमने पेंट कर दिया तो लोहे के ऊपर पानी नहीं ठहरेगा, और पानी नहीं ठहरेगा तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये अवरोधक विधि। दूसरी होती है बलिदान विधि। बलिदान विधि कौन सी विधि, कि एक धातु को बचाने के लिए दूसरी धातु अपना बलिदान कर देते हैं। जैसे लोहे की परत है, मान किसकी परत है, ये आयरन की छड़ है, मान लो आयरन की, लोहे की छड़ है, इसके ऊपर हमने जस्ते की परत चढ़ा दी। क्या कर दी, जस्ते की, जेटन की परत चढ़ा दी।
किसकी परत चढ़ा दी? Zn की। और जब इसके ऊपर हम Zn की परत चढ़ा देते हैं तो देखो Zn होता है वो Fe से क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। तो Zn का ही क्षरण होता है, यानी Zn ही डैमेज होता है, Fe पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसको बोलते हैं बलिदान विधि। भी दो प्रकार की होती है, यशद लेपन या एनोडीकरण। एनोडीकरण देखो एनोड का कार्य वह धातु करेगी जो क्या हो? अधिक क्रियाशील हो। Fe की तुलना में Zn होती है, यानी लोहे की तुलना में जस्ता अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? जस्ता अधिक क्रियाशील होता है। और जब लोहे की तुलना में ये जस्ता अधिक क्रियाशील है तो लोहे से पहले डैमेज किसका होगा? Zn का होगा। और Zn का डैमेज होगा इतने हम वापिस पर चढ़ा देंगे, यानी यशद लेपन या एनोडीकरण के द्वारा हम लोहे को बचा सकते हैं। दूसरी क्या होती है? इस लोहे पर हम Zn की परत न चढ़ा करके यदि इसके ऊपर हम टीन की परत चढ़ाएं, क्या चढ़ाएं? टीन की परत। देखो टीन ऐसी धातु होती है जिसको तोड़ने मरोड़ने पर वो चिल्लाती है, जैसे बच्चे के जिससे रोने की आवाज आती है उसमें चिल्लाती है, कि वो कौन सी धातु है जो तोड़ने मरोड़ने पर चिल्लाती है? वो टीन धातु होती है। कौन सी धातु होती है? इस चीज को हम बोलते हैं कलई। क्या बोलते हैं? कलई। देखो एक बलिदान विधि दो प्रकार की, कि लोहे को बचाने के लिए दूसरी धातु अपना बलिदान करते हैं। यहाँ Zn बलिदान कर रही है और यहाँ टीन अपना बलिदान कर रही है, यानी यहाँ जस्ता बलिदान कर रहा है और यहाँ पर टीन अपना बलिदान कर रहा है। देखो यशद लेपन में क्या होता है कि जब लोहे के ऊपर हम Zn की परत चढ़ा देते हैं, यानी जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, तो उसको हम यशद लेपन या एनोडीकरण कहेंगे। और जब लोहे के ऊपर हम टीन की परत चढ़ा देंगे तो उसको हम कलई कहेंगे। ठीक है, ये अपना बलिदान कर देंगे लोहे से। एक लास्ट विधि है कैथोड विधि। वही प्रोसीजर आएगी, अभी भी बताया था कि जो क्षारण होता है, यानी जो जंग लगता है, वो हमेशा एनोड पर लगता है। किस पर लगता है? तो हम क्या करते हैं कि लोहे को अधिक क्रियाशील धातु से जोड़ देते हैं, और लोहे को जब अधिक क्रियाशील धातु से जोड़ दिया तो लोहा कैथोड का काम करेगा और अन्य धातु एनोड का। तो जंग कहां लगेगा? एनोड पर लगेगा। जंग कहां लगेगा? एनोड पर। इसके रूप में जनरली लिया जाता है Zn, Sn और Mg। ये उत्सर्ग इलेक्ट्रोड होते हैं। किसका काम करते हैं? उत्सर्ग इलेक्ट्रोड, यानी ये पहले ही इससे पहले डैमेज होने लगते हैं। इसका अर्थ ये एनोड का काम करे कि लोहे को बचाने के लिए उत्सर्ग इलेक्ट्रोड के रूप में कौन सी धातुएं काम में ली जाती हैं? तो Zn, Sn और Mg को ली जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए ये तीन धातुएं उत्सर्ग इलेक्ट्रोड का काम करती हैं। यानी कि लोहे को अधिक क्रियाशील धातु से जोड़ेंगे, वो एनोड का काम करेगी, क्योंकि जंग हमेशा एनोड पर लगता है। तो एनोड अगली धातु का बढ़ा दिया, इसके द्वारा हम भूमिगत पाइपों को बचाते हैं। देखो तीन विधि हैं बचाव की। कौन सी? अवरोधक विधि, कि जब हम पेंट ग्रीस इसका लेप कर देते हैं तो पानी नहीं ठहरेगा सतह पर, और सतह पर जब पानी नहीं ठहरेगा तो जंग नहीं लगेगा। बलिदान में दो, यशद लेपन Zn की परत चढ़ा देंगे और कलई के अंदर Sn की परतें चढ़ा देंगे। कैथोड विधि में क्या होगा कि लोहे को जो क्षारण होता है वो हमेशा एनोड का होता है, तो हमें क्या करते हैं? अधिक क्रियाशील धातु से जोड़ करके Fe को कैथोड बना देते हैं, और सामने वाला क्या हो जाता है? अब देखो हम मिश्र धातु पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? मिश्र धातु। कि दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है, क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हमें मिश्र धातु बोलते हैं। मिश्र धातु किसको? एलॉय। जो एलॉय होती है वो क्या होती है कि दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। अब देखो मिश्र धातु को हम बनाते कैसे? मिश्र धातु को बनाने के लिए पहले एक स्पेशल धातु को हम पिघलाते हैं। जिस धातु को उसके अंदर मिक्स करना है दूसरी धातु, उस टाइम पे उसको मिक्स कर लेते हैं, फिर उसको हम ठंडा कर लेते हैं। इस तरह से मिश्र धातु प्राप्त हो जाए। तो पूछ लेता कई मिश्र धातुओं के सूत्र कि पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? जो पीतल होता है वो कॉपर और जस्ते से मिलकर बना होता है। कांसा जो मिश्र धातु होती है वो कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। और एक जो सोल्डर मिश्र धातु होती है, सोल्डर मिश्र धातु, वो Pb और Sn से मिलकर बनी होती है।
ये पूछ लेता है कि सोल्डर मिश्र धातु में किसका संगठन होता है, तो पीबीएसएन का। कांसा मिश्र धातु होती है उसमें CuSN का, और जो पीतल होता है उसमें Cu और Zn का मिक्स रूप होता है। ठीक है, एक बात ये हुई। इसका उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में, और इसका उपयोग जो मान लो वेल्डिंग, मान लो सोल्डर हल्के पुर्जों पर विद्युत परिपथों की वेल्डिंग नहीं होती जब वो सोल्डर से लगाते हैं, वो इस ऐसे वेल्डिंग नहीं, कोई गाटर के वेल्डिंग, सरियों की वेल्डिंग नहीं होती, विद्युत परिपथों की होती है, छोटे जो अपने होते हैं उसमें वेल्डिंग के सोल्डर को काम में। अब देखो एक अमलगम होता है, कभी कभी पूछ लेता है अमलगम क्या, कि पारे के साथ Hg के साथ किसी धातु को मिलाते हैं, यानी मिश्र धातु बनाते हैं, उसको हम अमलगम, कि पारे के साथ किसी धातु का जो मिश्रण होता है वो अमलगम कहलाता है। कभी कभी सोने के बारे में पूछ लेता है कि सोना मुलायम होता है जो 22 कैरेट के रूप में जेवरात बनाते हैं, जिसमें 2 ग्राम जो बच गया, 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। क्या होता है, 24 कैरेट सोना मिश्र धातु के रूप में 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। इससे 22 कैरेट के अंदर क्या मिला देते हैं, 2 ग्राम या तो कॉपर मिला देते हैं या चांदी। जेवरातों में यही होता है, जेवराती सोना यानी 22 कैरेट होता है। वैसे आजकल 91.6 के रूप में लिया जाता है, 100% के रूप में लेते हैं, यानी 100% टोटल होता है, जिसमें 91.6 सोना और बाकी बचा हुआ कॉपर और एक चांदी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, ये अपना चैप्टर 3 का पूरा। ठीक है।